जी नमस्कार पुनीर साहब, आपका स्वागत है। ग्रामीण भारत संवाद हमने एक मुहिम चलाई है इस लॉकडाउन के अंतर्गत जी, जिसमें हमारे जो क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं, जैसे कि जनपद शामली से मैं आता हूं। जैसे मैं सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं हूं नेपाल सिंह राणा, गांव मनट, जनपद शामली, उत्तर प्रदेश। और मैंने स्नातक किया है छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से फार्मेसी में। और उसके बाद बात आती है आपकी। आप हैं साहब सिंह कुंडीर जी, सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी भाजपा उत्तर प्रदेश और अध्यक्ष है पोल्ट्री एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के। जी धन्यवाद नेपाल सिंह जी, आपने मुझे याद किया और मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी धन्यवाद सर। तो आज की जो हमारी जो चर्चा है, इस आज से पहले जो है इस ग्रामीण भारत संवाद में हमारे साथ जुड़े थे राकेश टिकैत जी, सुधीर पंवार जी, जो योजना आयोग के सदस्य रह चुके हैं सपा सरकार में, और आज आप हैं। तो हमारा जो विषय है, जो अभी महामारी चल रही है कोविड-19 कोरोना, तो इसको लेकर के, जैसा कि आपको मैं बता दूं, आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर से भी कहीं ना कहीं जुड़े हैं, पोल्ट्री कारोबारी भी हैं और एक किसान भी हैं। तो आज का जो विषय है पुनीर साहब, वो है कोविड-19 व लॉकडाउन का पोल्ट्री उद्योग पर असर। ठीक है। और दूसरा है रबी की फसल, जो अभी गेहूं की फसल कट रही है, उसका क्रय विक्रय की समीक्षा। जी, तो मेरा पहला सवाल आपसे है पुनीर साहब, कोविड-19 का पोल्ट्री उद्योग पर किस रूप में कितना असर है? इससे पहले कि मैं अपनी बात स्टार्ट करूं, मैं जानना चाहता हूं कि आपके पास कितना समय है, तो उसके हिसाब से मैं प्लान करके आपको उतनी ही बात बताऊं। 30 मिनट का समय है हमारे पास इस चर्चा का। जी ठीक है, पर्याप्त समय है, बहुत कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक है, आपका सवाल है कोविड-19 का, लॉकडाउन का पोल्ट्री इंडस्ट्री के ऊपर जो प्रभाव है उसके बारे में। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है जितना नुकसान अब पोल्ट्री उद्योग को, पोल्ट्री किसानों को पहुंचा है, इतना नुकसान कभी आजाद भारत के समय में तो नहीं पहुंचा है। उससे पहले की जानकारी मुझे है नहीं। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि एनिमल हेल्थ और पोल्ट्री इंडस्ट्री, ये दोनों की दोनों सीधी की सीधी डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट है। अचानक से हमारे देश के अंदर बिना किसी प्रायर इंफॉर्मेशन के लॉकडाउन होता है, तो उससे एक बड़ा संकट ये पैदा हुआ कि कुछ किसानों के पास एक ही दिन की फीड होती है। आज फीड खिलाई, कल फीड उनके पास नहीं होती। और वो फीड के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसके अंदर तत्व होते हैं, जैसे अनाज में बाजरा है, मकई है, सोयाबीन है, ये देश के विभिन्न राज्यों से आते हैं। जैसे सोयाबीन हमारा ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश से आता है, बाजरा हमारा राजस्थान से आता है, और मकई हमारी अधिकतर बिहार से और अन्य राज्यों से भी आती है। तो वो फीड की सप्लाई हमारी तुरंत रुक गई, और उसकी वजह से कुछ किसानों ने अपने आस पड़ोस के फार्मों से उधार लेके 1-2 दिन का काम चलाया, लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि ये लंबा चलेगा। उसके बाद वो पड़ोसियों के पास भी फीड की कमी पड़ गई और फीड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाई। तो उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे लेयर फार्मर्स ने, जो अंडा देने वाली मुर्गी है, उन्होंने अपनी मुर्गी को बचाने के लिए अपने घर के अनाज, गेहूं और तमाम तरह की जो भी उसको जिंदा रखने के लिए यूज कर सकते थे, वो सब करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी बहुत सारे किसान हमारे ऐसे हैं जिनकी मुर्गियां भूख की वजह से मर गई हैं। और ये मरने की जो संख्या है, बड़ी संख्या है, ये 5-7% की संख्या नहीं है। हमारे सहारनपुर जनपद में केवल हमारे 45-46 लेयर फार्म हैं, बड़े फार्म हैं, और 500 से अधिक हमारे यहाँ ब्रायलर फार्म्स हैं। तो बड़ी संख्या में लेयर फार्म्स की मुर्गियां भूखी रही। कुछ समय तक एक प्रक्रिया होती है किसान की कि यदि मुर्गी को वो दाना नहीं खिला पा रहा है, तो मोल्टिंग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं इस उद्योग में, कि उसको कुछ समय के लिए भूखी छोड़ देते हैं, उसको केवल स्टोन खिलाते हैं, कैल्शियम खिलाते हैं, ताकि वो जिंदा तो रहे और अंडा पैदा ना करे।
वो अंडा नहीं देगी उस समय में, तो ये मजबूरी में ये लोगों को करना पड़ा। उसका एक बड़ा कारण तो फीड ना होना था, और दूसरा बड़ा कारण जो भी अंडे पैदा हो रहे थे उसकी बिक्री बिल्कुल भी नहीं थी। जो अंडा मैं देख रहा था कि एक आंकड़ा था मेरे पास, उसमें एक मुर्गी को तैयार करने में 1 किलो मुर्गी तैयार करने में 80 रुपए का खर्च आता है कहीं ना कहीं। शायद मैं गलत ना हूं, आप मुझे ठीक कर सकते हैं। तो उसके अंतर्गत अभी जो हाल है चिकन का, तो वो कम अभी 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 10 रुपए किलो भी है कुछ जगह, इस तरीके से बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं दिवालिया जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। देखिए, इस उद्योग में दो तरह की चीजें होती है। एक मुर्गी अंडा देने वाली होती है, और जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको ब्रायलर बोलते हैं हमारे यहाँ। उससे अंडा नहीं होता है, उससे मीट तैयार होता है। तो जिनकी आप बात कर रहे हैं कि 1 किलो मुर्गा तैयार करने के लिए जो खर्चा आता है, वो लगभग जो रेशो है फीड से मीट कन्वर्जन की, उसको FCR बोलते हैं, है ना। वो रेशो लगभग, यदि हम 2 किलो फीड खिलाते हैं तो ये मान के चलते हैं हम लगभग 1 किलो 500 ग्राम के आसपास उससे मीट तैयार होता है। ये ब्रायलर की स्थिति है। इसी तरीके से जो लेयर फार्म है, यानी कि अंडा देने वाली जो मुर्गी है, वो प्रतिदिन 110 ग्राम से 120 ग्राम के आसपास फीड खाती है। और आज के समय में 120 ग्राम जो फीड की कीमत है 2700 रुपए क्विंटल से कम फीड नहीं कॉस्ट करती। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 3 रुपए से अधिक की तो केवल फीड कॉस्ट आती है एक अंडा पैदा करने के लिए। और फिर उसके ऊपर बैंकों के खर्चे, बैंकों के लोन, लेबर की तनख्वाह और तमाम तरह के बिजली के खर्चे, कुल मिला के लगभग 3.5 रुपए से ऊपर, यानी कि 4 रुपए के आसपास एक अंडे को तैयार करने के लिए खर्चा आता है किसान का। और वो अंडा 1 रुपया में भी किसी ने नहीं खरीदा लॉकडाउन के तुरंत बाद। और हम लोग संघर्ष करते रहे, सरकारों से बात करते रहे, तमाम अधिकारियों से हमने लखनऊ में बात किया कि भैया फीड की प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए, और अंडे की कंजप्शन, जब वो ऐसी चीज तो नहीं है कि आप उसको उठा के रख लेंगे और लॉकडाउन के बाद उसको बेचेंगे। अंडे का जो लाइफ होता है वो लगभग 7-8 दिन, गर्मियों में इससे ज्यादा रोक नहीं सकते आप, उसको कंज्यूम करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो खराब हो जाता है। तो 4 रुपए की लागत आएगी, 1 रुपए का अंडा बिकेगा, वो भी बहुत सारे किसानों का नहीं बिका, लोगों का अंडा उनके गोदामों में सड़ गया। उसकी वजह से ये समस्या आई कि किसानों को या तो अपनी मुर्गियों को भूखी रख के मोल्डिंग पे लगाना पड़ गया, या फिर कुछ किसानों ने जिंदा मुर्गियों को गांव वालों को बांट दिया कि तुम पाल लीजिए या जो भी करिए इसका। और कुछ किसानों ने तो यहाँ तक किया है कि वो गड्ढा खोद के जिंदा मुर्गी को मिट्टी के अंदर उनको दफन करना पड़ गया। कुछ किसानों ने मुर्गियों को जंगल में ले जाके छोड़ दिया। मेरे पास तमाम वीडियोज हैं पूरे प्रदेश की, पूरे देश की, जो स्थिति किसानों के सामने आई है। जी पुंडीर साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे आपको नीचे कमेंट सेक्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे एक लाइन होगी, उस पे आप क्लिक करके कमेंट ऑफ कर दीजिए एक बार, आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा जी, कमेंट के जस्ट बगल में एक लाइन होगी। जी हाँ, थैंक यू सो मच। जी। तो अच्छा पुंडीर साहब, एक जैसे कि आप अध्यक्ष हैं पोल्ट्री एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के, तो एक कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा हुई है कि नॉनवेज खाकर कोरोना फैल रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि मेरा जो नौनिहाल है वो हरियाणा के करनाल में है, तो वहां पर भी मैं देख रहा था, मैं पिछले महीने वहीं पे था, तो वहां ये स्थिति थी कि लोगों के अंदर एक डर जैसा माहौल था कि हालांकि मैं मतलब चिकन नहीं खाता और मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, लेकिन उनके अंदर इस तरह की स्थिति थी कि मतलब इसको खा लेंगे तो कोरोना हो जाएगा। तो इस पर आपकी क्या स्थिति है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस देश में जब कोई समस्या आती है, चाहे वो किसी तरह की प्रॉब्लम आए, तो सबसे पहले उसको पोल्ट्री उद्योग से लिंक करने की परंपरा चली आ रही है जी। और यही इस बार भी हुआ। कोरोना का प्रॉब्लम आया तो सबसे पहले लोगों ने तमाम तरह की फर्जी वीडियो और पुरानी वीडियो कहीं से उठा के पोस्ट करनी शुरू कर दी कि देखिए कोरोना से मुर्गियां मर गई, कोरोना से मुर्गे मुर गए, तमाम तरह की चीजें हुई है। मैं और पूरा हमारी सरकार
WHO तक ये कह रहे हैं, उनके पास बाकायदा डॉक्यूमेंट्स हैं। और हमारी सरकार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी और राज्य मंत्री प्रताप सारंगी जी और हमारे दूसरे मंत्री हमारे संजीव बालियान मुजफ्फरनगर लोकसभा से रिप्रेजेंट करते हैं वो। जी हाँ जी, उन सब ने और प्रमुख सचिव जितने भी तमाम तरह के अधिकारी हैं, उन्होंने बाकायदा अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दे के भी चिल्ला चिल्ला के बोला है कि न अंडा खाने से न मीट खाने से इस वायरस का कोई किसी से ताल्लुक है। और मेरी भी साइंस बैकग्राउंड से मेरी शिक्षा है, मैं ग्रेजुएट हूँ साइंस से और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ MA इंग्लिश से। मैं भी एक बात सीधे सीधे बताना चाहता हूँ कि हमारे देश का जो कुकिंग प्रोसीजर है, खाना खाने का तरीका, वो इस तरीके का है कि 100 डिग्री टेम्परेचर बॉईल करने के बाद हम कुछ भी चीज खाते हैं। हम यूरोपियन कल्चर या अमेरिकन कल्चर में नहीं है कि हाफ बॉइल्ड करके कुछ भी खाते हैं। 100 डिग्री टेम्परेचर पे कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस किसी कीमत पे बच भी नहीं सकता। ये बात मैं दूसरी वे में कह रहा हूं, इसका उस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि कोरोना या कोविड-19 का कहीं ना कहीं पोल्ट्री से वो जुड़ जाता है या उससे फैलता, कतई नहीं फैलता। ये मैन टू मैन फैलता है, आई मीन ह्यूमन टू ह्यूमन ही इसका फैलाव देखने को आपको मिलेगा। पोल्ट्री से कोई इसका ताल्लुक कहीं नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि अंडे की जो प्रोटीन होती है, जिसको हम एल्ब्यूमिन बोलते हैं, वो दुनिया का बहुत अच्छा प्रोटीन में काउंट होता है, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, जिससे कोविड जैसी प्रॉब्लम से आप मजबूती के साथ लड़ सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इसको कह सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में वो काम करेगा। निश्चित रूप से इम्यूनिटी बूस्ट करता है जी। तो जैसा कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी, उनका मैं बयान पढ़ रहा था कि पोल्ट्री फार्म में 1 लाख करोड़ लोगों का 1 लाख करोड़ का लॉस हुआ है कहीं ना कहीं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में। अभी पिछले कई सालों में मैंने देखा कि अभी एक स्वाइन फ्लू का जो मामले चल रहे थे पहले, तब भी पोल्ट्री फार्म को बहुत लॉस हुआ था। तो आपकी उत्तर प्रदेश सरकार से या केंद्र सरकार से कोई इस मामले में कोई बात हुई है? मेरी आज भी जो प्रमुख सचिव है हमारे भुवनेश कुमार जी, उनसे मेरी आज भी बात हुई है और मैंने उनको तमाम समस्या जो उत्तर प्रदेश किसानों के सामने आ रही है उनके सामने रखा है। हमारी सबसे बड़ी समस्या इस उद्योग की फिलहाल ये है कि अंडा जो भी पैदा हो रहा है, थोड़ा हो ज्यादा हो, उसकी बिक्री नहीं है। उसकी बिक्री होनी बहुत आवश्यक है जी। थोड़ी देर के लिए दुकानें खुलती हैं, उसके बाद दुकानें बंद हो जाती हैं और जो प्रशासन है और पुलिस के लोग हैं उनको भी भ्रम है। जैसे आपने मुझे बताया कि कुछ लोग कहते हैं जिससे कोरोना फैलता है, उन लोगों को भी भ्रम है। वो उनके सामान्य प्रक्रिया में ही वो लोग रहते हैं, उनको भी लगता है कि पोल्ट्री तो शायद बैंड होनी चाहिए। हालांकि पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे जिले हैं, सारे जिलाधिकारियों से सरकार ने क्लियर कट मैसेज दिया हुआ है और मेरी बहुत सारी जिलाधिकारियों से बात भी हुई है। सबने नीचे तक मैसेज दिया है कि पोल्ट्री को आप ऐसे समझिएगा जैसे इंसान, जैसे उसको रोटी खाने के लिए शाम को भोजन चाहिए, दोपहर को चाहिए, सुबह को चाहिए, इसी तरीके से जीव जंतुओं को भी भोजन चाहिए। तो इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ है कि हमारे एग की कंजप्शन नहीं हो पाई है। हमने सरकार से निवेदन किया है कि हर जिले में ज्यादा नहीं तो 2, 3, 4 चारों कोनों पे मॉडल शॉप टाइप की दुकानें खोल दी जाएं, जिनका नियंत्रण सरकार के पास हो और जो हर समय खुली रहें, ताकि एग की सप्लाई प्रॉपर होती रहे और जो एग प्रोड्यूसर हैं, किसान हैं, उनके अंडा बिकेगा तभी वो सरवाइव करेंगे, नहीं तो वो पहले ही मर चुके हैं। बैंकों की किस्तें हैं, कोई किसान बैंक की किस्त देने की स्थिति में नहीं है। तो हम सरकार को चाहते हैं, 2 बातें हैं, एक तो ये मॉडल शॉप बने ताकि अंडे की बिक्री हो। दूसरी हमारी डिमांड ये है कि जो मिड डे मील है, खैर अब तो इस समय तो बंद है, कॉलेज स्कूल सारे, तमाम जो सरकारी जहाँ सप्लाई हो सकती है वहां उसकी सप्लाई होनी बहुत जरूरी है जी। तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि जो मिड डे मील, जो प्राइमरी स्कूल में जो मिड डे मील मिलता है, उसमें आप
अंडे को कहीं ना कहीं जोड़ना चाहते हैं। निश्चित रूप से उसको सरकार उत्तर प्रदेश, मैं इस बात में एक बात और जोड़ देता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने प्रदेश के अंदर पोल्ट्री उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश कुक्कुट नीति 2013 में ये प्रारंभ हुई थी समाजवादी सरकार के समय पे, और फिर 2017 में 18 में हमारी सरकार के समय पे इसको कंटिन्यूएशन दोबारा से किया गया था। इसका मतलब ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार जब उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तमाम छूट दे रही है, इंटरेस्ट सब्सिडी का एक बेनिफिट दे रही है, किसानों को और तमाम तरह के जमीन खरीदने के लिए उनको स्टाम्प छूट दे रही है, बिजली की छूट दे रही है, तो उनको जिंदा रखने का भी काम सरकार का ही है। उनके प्रोड्यूस को बिक्री जो उत्पादित वो कर रहे हैं उसको बेचने का रास्ता भी सरकार को ही देखना है। तो सरकार से हमारी ये मांग बिल्कुल जायज है। तो मैं एक डाटा देख रहा था कि कहीं ना कहीं भारत की 70% जो आबादी है वो चिकन पर निर्भर है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और 2 करोड़ लोग कम से कम इसमें कार्यरत हैं। तो आपने प्रदेश सरकार में, जैसे योगी सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो कोई राहत पैकेज देने की उन्होंने कुछ घोषणा की है पोल्ट्री फार्म को लेकर के या इस तरह के जो उद्योग हैं उनको लेकर के? देखिए, मुझे नहीं लगता कि 70% लोग चिकन के ऊपर निर्भर हैं हमारे देश के अंदर। हमारे देश में अभी भी बहुतायत जो है वो शाकाहारी लोग ही हैं, कम संख्या में मांसाहारी लोग हैं, या फिर अंडा खाने वाले लोग कुछ मांसाहारी से थोड़े से ज्यादा हैं, क्योंकि लोगों को अभी ये भी क्लियर नहीं है कि अंडा शाकाहारी में आता है कि मांसाहारी में आता है। जी, और उसी को नहीं, आपने अंडे की बात करी, इस जो ये डाटा है उसमें अंडे को मांसाहारी में जोड़ करके देखा गया है, तब ये आंकड़ा आया था 70% लोग चिकन और अंडे पर निर्भर है। जी, तो उसको लेकर के अच्छा, अब बात करते हैं जी गेहूं, जो हमारी रबी की फसल है गेहूं, उसको लेकर के जनपद, जैसे कि आप बेहट विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकता हूँ, आपका सवाल का मैंने जवाब पूरा नहीं दे पाया, बीच में अभी रुक गया। आपने सवाल आपका ये था कि आपने सरकार से क्या मांग की है राहत के लिए। जी। तो मैं उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। हमने सरकार से ये कहा है कि एक बर्ड यदि किसी के पास है, किसी किसान के पास है, और वो पिछले 1 महीने से नहीं, वैसे तो ये उद्योग हमारा 7-8 महीने से संकट में है। जब से सरकार ने, केंद्र सरकार ने MSP लागू किया था किसानों के लिए, जो अनाज उत्पादक किसान हैं उनके लिए मिनिमम सेलिंग प्राइस लागू किया था। सेलिंग प्राइस 24 फसलों पे वो लागू किया था। जी, वो 24 फसलों में से अधिकतर फसल पोल्ट्री उद्योग में फीड में इस्तेमाल होती है। तो उससे इफेक्ट क्या हुआ पोल्ट्री उत्पादकों के ऊपर कि जो मक्की उनको 10 रुपया 11 रुपया किलो मिलता था वो 21 से 22 रुपया किलो हो गया। जो सोयाबीन उनको 17, 16, 18 रुपया किलो मिलता था वो 40, 42 रुपए किलो हो गया। जो बाजरा 8, 9 रुपए किलो होता था वो 18, 19 रुपए किलो हो गया। मैं किसानों की MSP लागू करने के विरोध में नहीं हूँ, अच्छी बात है, हमारे किसानों को फायदा होना चाहिए, लेकिन मैं सरकार का ध्यान इस बात पे भी आकर्षित करवाना चाहता हूँ कि वो भी किसान हैं और ये भी किसान हैं। उनका MSP लागू किया तो कहीं ना कहीं MSP आप अंडे के ऊपर भी लागू करवा दीजिए, उसकी बिक्री भी निश्चित कर दीजिए कि भैया 4 रुपए का अंडा आपका लागत आती है तो 4 रुपए 10 पैसे का आप बेच सकते हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था भी बनानी चाहिए सरकार को। दूसरा, हमारी एक मांग ये भी है कि जितना नुकसान हुआ है इस वजह से एक बर्ड के ऊपर 100 से 150 रुपया का कंपनसेशन उद्योग को मिलना चाहिए। यदि एक किसान के पास 1000 बर्ड हैं तो 100 रुपया के हिसाब से कम, वैसे 150 रुपया का हमने डिमांड किया है, तो 150 रुपया के हिसाब से जो भी अमाउंट बनती है उतना कंपनसेशन उस किसान को मिलेगा तो वो जिंदा रहेगा और अपने बैंकों की किस्त दे पाएगा। अदरवाइज उसका अकाउंट NPA होना निश्चित है और बहुत बड़ा समस्या, रोजगार की समस्या लोगों के ऊपर आएगी। एक पोल्ट्री फार्मर जो बहुत छोटी संख्या में है उसके पास भी 15-20 लोग रोजगार मिलता है और काम करते हैं, वो सारे के सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जिससे दिक्कत आने वाली है। जी, तो ये सवाल थे हमारे कुछ पोल्ट्री फार्म को लेकर के, पोल्ट्री उद्योग से रिलेटेड। तो अब बात करते हैं रबी की फसल। तो कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र में आप आते हैं, बेट विधानसभा को आप रिप्रेजेंट करते हैं,
सहारनपुर की। तो वहां मुख्यतः फसल मैं देख रहा हूँ कि आम की ज्यादा फसल होती है, लोगों के बाग ज्यादा हैं, क्योंकि कुछ गांव है जैसे मेरे जो वेल नोन भी रहते हैं वहां, बरौली है, संसारपुर है, कलसिया है, माजरा है। तो गेहूं को लेकर के क्या स्थिति है वहां पर इस कोविड-19 के अंतर्गत, जैसे उनकी जो खरीद को लेकर के मेरा जो सवाल है। मैं आपके माध्यम से भी एक बात ये कहना चाहता हूँ उन तमाम किसानों को कि अभी भी किसान बहुत सारे भ्रम में हैं कि वो मेरे को बार बार फोन करते हैं कि भाई साहब परमिशन दिलवा दो, हमें गेहूं बेचने जाना है। तो उन तमाम किसानों को किसान से संबंधित किसी भी एक्टिविटी के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। भारत सरकार का नोटिफिकेशन है, मेरे पास सारे नोटिफिकेशन की कॉपी है। किसी को कोई रोकता है तुरंत मुझे संपर्क करे, कोई किसी को रोक नहीं सकता। न उसको अपना भूस बेचने के लिए रोक सकता है, न मंडी में अनाज ले जाने के लिए कोई रोक सकता है, न गेहूं काटने के लिए लेबर ले जाने के लिए कोई रोक सकता है। लेकिन हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन निश्चित रूप से करना चाहिए। एक बात तो ये थी। दूसरी बात आपने कहा कि क्या व्यवस्था है। जगह जगह क्रय केंद्र बनाए गए हैं, उन क्रय केंद्रों पे अधिकारी हमारे बैठे हुए हैं। जो किसान अपना गेहूं लेके आ रहा है उन सभी किसानों का गेहूं खरीदने का काम लगातार जारी है। और हमारे क्षेत्र में थोड़ा जल्दी फसल पक जाती है क्योंकि थोड़ा ड्राई एरिया है, तो काफी बड़ी संख्या में किसान बेच रहे हैं गेहूं। लेकिन फिर भी एक भ्रम जरूर है किसानों में, और उसका भ्रम का फायदा दलाल बीच के जो लोग होते हैं, ट्रेडर, वो उठाते हैं। उनको डर है कि हम गेहूं बेचने मंडी में जाएंगे या क्रय केंद्र पर जाएंगे तो हमें पुलिस परेशान ना करे। तो उसका लाभ उन लोगों को कहीं ना कहीं जरूर मिलता दिखाई मुझे दे रहा है। हम लोग जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने क्रय केंद्र पे जो सरकार का तय प्राइस है, तय कीमत है, उस कीमत पे ही आप उसको बेचें। अच्छा सर, ये जो शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण के फैलाव को रोकने पर, जैसे कि आप भाजपा के कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, तो आपके क्या सुझाव हैं? जैसे कि आप बेहट विधानसभा को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने आपका देखा कि आप जिला अध्यक्ष की भी दौड़ में थे, और काफी बहुत पुराने समय में से मैं आपको देख रहा हूँ जनपद सहारनपुर की जो समस्याएं हैं उनको उठाते हुए। तो इस पर आपका क्या कहना है, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण के रोको? क्योंकि मेरे पास एक डाटा है सहारनपुर जिले का, आज ही 13 नए मामले आए हैं सहारनपुर जिले में, और टोटल जो मामले हो चुके हैं 127, अगर मैं शायद गलत ना हूं तो। बिल्कुल आप सही हैं। 127 नहीं है, 146 हैं। अच्छा ठीक है जी। आज की तारीख में खैर जहां तक संक्रमण रोकने का सवाल है, तो मैं एक बात पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि यदि कोई ये सोच रहा है कि ये एक दिन में समस्या समाप्त हो जाएगी तो वो गलती कर रहा है, और वो गलती उसको नहीं करनी चाहिए। दरअसल ये एक प्रॉब्लम ऐसी है जिसको समाप्त होने में समय लगेगा, और ये समस्या हमें बहुत चीजें सिखा के जाएगी। हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो हमें चेंज करना पड़ेगा, हमारी जो दिनचर्या है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारे समाज में शुगर के मरीज रहते हैं और तमाम तरह की बीपी के मरीज भी आज सरवाइव कर रहे हैं, इसी तरीके से इस समस्या को आप ये मान के चलें कि ये समस्या एक दिन में समाप्त नहीं होगी। सावधानी पूर्वक इस समस्या के साथ हम लोगों को जीना सीखना पड़ेगा। वो तमाम सावधानी हमें बरतनी चाहिए। जिस तरीके से एक शुगर का मरीज चीनी खाते हुए और उसका परहेज करता है और लगातार नियमित रूप से व्यायाम करता है, वॉकिंग करता है, चलता है, इसी तरीके से हमें सोशल डिस्टेंसिंग अपने जीवन में ये मान के चलना पड़ेगा कि हमेशा के लिए हमारे जीवन में ये आ गई है। मैंने देखा है बहुत सारे देशों के अंदर जब जाते थे हम लोग किसी न किसी कार्य से, तो 2 मीटर 1 मीटर की दूरी पे वो लोग खड़े होते थे। और क्योंकि इंडियन हम लोग, हमें कल्चर वो थी नहीं, तो हम अचानक से कई बार आगे जाने की कोशिश करते थे तो लोग घूर के देखते थे कि ये कैसे लोग हैं। तो वो चीज हमें यहाँ भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग को अपने लाइफ स्टाइल में हमें कंसीडर करना पड़ेगा। और जो मास गैदरिंग है, यानी कि जहाँ भीड़ इकट्ठी होती है, जैसे
कि शादी ब्याह में कोई 10,000 लोग बुलाता है, कोई 20,000 लोग बुलाता है, अपनी अपनी हैसियत दिखाने का जो काम करते हैं लोग, उसको हमें निश्चित रूप से मिनिमाइज करना पड़ेगा। केवल परिवार के लोग ही शादी ब्याह करें। और तीसरा एक बड़ा चेंज हमें करना पड़ेगा कि देखिए, दुनिया में ईश्वर सर्वव्यापी है, वो हर जगह है, वो कण कण में है। इस थ्योरी को हमें मानना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि वो केवल मंदिर में जाके मिलता है या मस्जिद में जाके मिलता है या गुरुद्वारे में जाके मिलता है। आप अपना दिल स्वच्छ रखिए, स्वच्छ विचार रखिए। अपने घर में भी पूजा आप करके भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ये हमें अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा। पूजा के जो स्थान है वहां भीड़ नहीं जुटाएं। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वहां ना जाए, लेकिन भीड़ ना जुटाएं। ये सब चीजें हमें करनी चाहिए। नहीं, जब तक 3 मई तक तो पूर्णतः लॉकडाउन है, तो तब तक तो खैर जाना भी प्रतिबंधित होना चाहिए कहीं ना कहीं। और जो अच्छा, सहारनपुर जिले की स्थिति क्या है? जैसे कि मैं शामली जनपद की बता दूं, कुछ क्षेत्रों में जैसे कांदला हो गया, आपका एक भैसानी गांव पड़ता है, वो उसको हॉटस्पॉट बनाया गया। तो सहारनपुर में इस तरह की स्थिति तो नहीं है कुछ, मतलब इस तरह की स्थिति तो नहीं? सहारनपुर में कांदला से बहुत ज्यादा खराब स्थिति है। पूरे देवबंद को हॉटस्पॉट बनाया गया है। पहले कुछ हिस्सा बनाया था, लेकिन संख्या इस तरीके से बढ़ी कि पूरा देवबंद हॉटस्पॉट है। और सहारनपुर में देवबंद की खबर मेरे पास थी, लेकिन मैं बेट विधानसभा की, जो आप बेट विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, मैं उसी में आता हूँ। बेट विधानसभा में भी और सहारनपुर में भी। बेट विधानसभा में तो कई गांव भी ऐसे हैं कि जो जहां संक्रमण हुआ है और वहां उनको बिल्कुल सील कर दिया गया है। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि यदि आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो बेट विधानसभा क्षेत्र में संक्रमण की बहुत परसेंटेज बहुत कम है, बहुत थोड़ी सी जगह पे है। जबकि शहर के अंदर बहुत ज्यादा है। और देवबंद विधानसभा और आपका गंगो विधानसभा, चिलकाना विधानसभा, वहां पे बहुत ज्यादा लोग संक्रमित हैं। कुल मिला के संक्रमण तो है जी। तो आपने बड़े बेबाकी से मेरे सवालों के जवाब दिए पुंडीर साहब। और एक आपसे मेरा सवाल है कि जैसे कि आप आरएसएस से भी जुड़े हैं और भाजपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, तो कहीं ना कहीं जो जिले के जो पदाधिकारी हैं उन पर एक आरोप लगता है, कहीं ना कहीं वो भेदभाव की स्थिति है उनके ऊपर। जैसे कि आप जिला अध्यक्ष के दावेदार थे, तो कहीं ना कहीं आप जिला अध्यक्ष अभी तक नहीं बन पाए। तो इस पर आपका क्या कहना है कि जो पदाधिकारी हैं क्यों ध्यान नहीं दे रहे? इतने अच्छा वक्ता हैं आप जनपद सहारनपुर के, तो कहीं ना कहीं एक मैं आपसे सीधा सटीक आपसे जवाब जानना चाहूंगा इस पे। देखिए, 138 करोड़ आबादी है हमारे देश की जी। और हमारे जनपद की भी 20-22 करोड़ के आसपास, 20-22 लाख के आसपास की आबादी है। इतने लोगों में से किसी भी पदाधिकारी का चयन होता है तो बहुत टफ कंपटीशन आता है निश्चित रूप से। वही टफ कंपटीशन यहाँ भी आया। और केवल जिलाध्यक्ष बनने के लिए केवल अच्छा वक्ता होना या फिर लंबे समय तक पार्टी में बने रहना ही आवश्यक नहीं है। तमाम तरह की और सोशल चीजें भी हैं, आप समझ सकते होंगे। मैं उन बारे में ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। बहुत चीजें हैं, बहुत एंगल से सोचना पड़ता है। जातिगत समीकरण भी कहीं ना कहीं पार्टी को बैठाने पड़ते हैं। तो उस दृष्टि से जिलाध्यक्ष नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, पार्टी ने अभी भी पर्याप्त सम्मान दे रखा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हमारा दल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जहां हमारी आवश्यकता होगी हमें कंसीडर करेगा और सम्मान निश्चित रूप से मिलेगा जी। तो आपने बहुत बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए और आगे भी आप हमसे जुड़े रहेंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं अब विदा लेता हूं आपसे। और काफी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें थी वो आपने शेयर की जनपद सहारनपुर की, और ग्रामीण भारत संवाद में हमसे जुड़े, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने महत्वपूर्ण समय अपना मुझे दिया और मेरी बात सुनी। मैं आपका